दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की तस्वीर जहन में आ जाती है, क्योंकि वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में गिना जाता है। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के डोंगरी इलाके में पैदा हुआ दाऊद एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, लेकिन बचपन में ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। 1970 के दशक में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई, जिसने देखते ही देखते मुंबई की अंडरवर्ल्ड की बागडोर अपने हाथ ले ली। शब्बीर की हत्या के बाद दाऊद ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटकर खुद को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन साबित कर दिया। दाऊद के नेतृत्व में डी कंपनी ने सोने की तस्करी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हवाला, जमीन जायदाद से जुड़े अपराध, हत्या, फिरौती और फिल्म पायरेसी जैसे गैरकानूनी धंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया। कई गंभीर अपराधों के आरोप में घिरने के बाद 1986 में दाऊद भारत से भागकर दुबई चला गया, जहां से उसने अपना आपराधिक साम्राज्य और भी मजबूत कर लिया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद भारत सरकार और अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया और उसके सिर पर बड़ा इनाम रख दिया। बताया जाता है कि दाऊद आज भी पाकिस्तान में छुपकर अपने गैंग का संचालन करता है और वो दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में गिना जाता है। उसका नाम सिर्फ अपराध ही नहीं, आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों और अवैध कारोबार से भी जुड़ चुका है, जिससे भारतीय समाज और व्यवस्था पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की डोंगरी बस्ती में हुआ था। उनके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। दाऊद बचपन से ही असामाजिक तत्वों के प्रभाव में आ गए और स्कूल के दिनों में चोरी, डकैती और धोखाधड़ी जैसी छोटी-मोटी वारदातों में हाथ आजमाने लगे। उनके अपराधी प्रवृत्ति को देखकर परिवार ने सोचा कि शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने अपराध की दुनिया नहीं छोड़ी। एक चोरी के मामले में वे पहली बार जेल गए और जब उनके पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने भाई शब्बीर के साथ कदम रखा और शुरुआत करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे बड़े माफियाओं के गैंग से की। थोड़े ही समय में उन्होंने अपने छोटे छोटे गिरोह के साथ अपराध की दुनिया में पहचान बना ली और जल्दी ही डी कंपनी नामक अपना खुद का गैंग बना लिया। शब्बीर की हत्या के बाद दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में खुद को साबित करते हुए सारे गैंगवार में विजयी होकर मुंबई के डॉन के रूप में अपनी छवि बनाई। धीरे धीरे डी कंपनी भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक फैल गई, जिसमें हवाला, तस्करी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, फिरौती और हत्या जैसे कई गंभीर अपराध शामिल थे। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल हो गया और वो भारत छोड़कर दुबई और फिर पाकिस्तान भाग गया। इस तरह एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा अपने हालात, संगत और अपराधी सोच के चलते दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम की कहानी डोंगरी की संकरी गलियों से शुरू होती है, जहां उसका जन्म 1955 में एक गरीब लेकिन ईमानदार पुलिस कांस्टेबल के घर हुआ। बचपन से ही दाऊद सामान्य जीवन से ऊपर उठना चाहता था, लिहाजा उसने स्कूल के दिनों में चोरी, डकैती और फिर छोटे-मोटे अपराधों की राह पकड़ ली। घर वालों और खास तौर पर उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपराध की लत इतनी गहरी हो गई थी कि उनके प्रयास नाकाम रहे और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। डोंगरी की ही गलियों से अपनी कम उम्र में दाऊद पहले छोटे-मोटे गैंग्स में शामिल हुआ, लेकिन जल्दी ही अपनी काबिलियत और चालाकी से उसने अपना खुद का गिरोह बनाया, जिसे आगे चलकर डी कंपनी कहा गया। भाई शब्बीर की हत्या ने दाऊद को सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन बदला लेकर उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी दहशत कायम कर दी। धीरे धीरे उसका साम्राज्य मुंबई, भारत और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तस्करी, ड्रग्स, फिरौती, हवाला, फिल्म पायरेसी, हथियारों की सप्लाई और टेरर लिंक, सभी चीजों में उसकी पकड़ बन गई
1993 के मुंबई बम धमाकों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय खलनायक की शक्ल दे दी। भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। वो पाकिस्तान में छिपकर अपनी जिंदगी जी रहा है, मगर अब उम्र, बीमारी और दुश्मनों के डर के साथ कभी कभी उसकी मौत की अफवाहें तक उड़ जाती हैं। एक कांस्टेबल का बेटा जो नहीं चाहता था सामान्य जीवन, अपने जाल, चाल और हिम्मत से वो बना दुनिया के सबसे कुख्यात डॉन। यही है दाऊद इब्राहिम की कहानी, जिसका अब अंजाम शायद किसी अस्पताल के बिस्तर पर लिखा जा रहा है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के मुंबई के डोंगरी इलाके में एक साधारण कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां अमीना एक गृहिणी थी। दाऊद का पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम बहुल इलाके डोंगरी में हुआ, जो बाद में अंडरवर्ल्ड का गढ़ बन गया। बचपन से ही दाऊद ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसी इलाके में उसका प्रारंभिक जीवन गुजरा, जहां से उसने अपराध की दुनिया में प्रवेश किया और धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा। उनके पिता की पुलिस सेवा के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण दाऊद को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दाऊद के पास 8 भाई और 4 बहनें थीं। उनके पिता अनुशासन वाले थे और जब दाऊद ने पहली बार अपराध किया तो इब्राहिम कासकर उसे बेल्ट से पीटकर थाने ले गए और उसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। परिवार का ये पुलिस वाला वातावरण और आर्थिक संघर्ष दाऊद के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे, जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया में धकेला। दाऊद इब्राहिम का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता, जो उस समय गैरकानूनी कामों और अराजकता के लिए जाना जाता था। बचपन से ही दाऊद ने छोटे मोटे अपराधों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जैसे चोरी, झगड़े और गुंडागर्दी। स्कूल छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में उतर गया था। उसके आसपास के माहौल ने भी उसे अपराध की तरफ प्रेरित किया, जहां गरीबी और असामाजिकता थी। दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर गृह क्षेत्र के गैंग्स में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। उसके पिता पुलिस हेड कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद की ये हरकतें उन्हें भी परेशान करती थी। उन्होंने दाऊद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने अपराध का रास्ता छोड़ना कभी पसंद नहीं किया। दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले पुलिस रिकॉर्ड में 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरू में दर्ज हुआ। बचपन से अपराध की दुनिया में कूदने वाले दाऊद ने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही वो बड़े अपराधों में सक्रिय हो गया। खासकर पठान गैंग के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के बाद उसका नाम पुलिस के ट्रैक पर आ गया। वो अपने गैंग की वारदातों में शामिल होने लगा और कई बार जेल भी गया। पुलिस प्रशासन ने उसे नियंत्रण में लाने के लिए कई बार ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन दाऊद की चालाकी और अंदरूनी सहयोग के चलते वो उनसे बच निकलता था। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ कई केस दर्ज किए और उसके ऊपर तलाशी और गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। 1986 में जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए गुप्त अभियान चलाया तो दाऊद पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया। उस समय से वो पुलिस रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधी बना। 1970 और 1980 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से उभर रहा था, जिसमें कई गैंगस्टर और गिरोह अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इस दौर में करीम लाला, वरदराजम मुदलियार और हाजी मस्तान जैसे नाम अंडरवर्ल्ड में मशहूर थे। 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपने छोटे छोटे अपराधों से शुरुआत की और जल्द ही वो मुंबई के दक्षिण इलाके डोंगरी और नागपाड़ा में बड़ी ताकत के रूप में उभरे। दाऊद ने अपने गैंग को डी कंपनी नाम दिया, जो धीरे धीरे सोना और इलेक्ट्रॉनिक तस्करी से लेकर ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, हवाला नेटवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधों तक फैल गया।
उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो मुख्य गिरोह में विभाजित था, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और अरुण गवली का गैंग। पहले ये दोनों गैंग ज्यादा टकराते नहीं थे क्योंकि उनके इलाकों और धंधों में फर्क था। लेकिन जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, दोनों के बीच टेरिटोरियल और फाइनेंशियल संघर्ष शुरू हो गए। दाऊद की डी कंपनी ने पूरे मुंबई में अपनी दबदबा बनाई और वर्षों बाद वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध का भी केंद्र बन गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जब दाऊद पाकिस्तान भाग गया, तब उसकी पकड़ मुंबई में कमजोर हुई, लेकिन डी कंपनी का प्रभाव अब भी कायम रहा। डी कंपनी मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गिरोह माना जाता है, जो अपराध की दुनिया में एक किस्से के रूप में जाना जाता है। हाजी मस्तान और करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो सबसे प्रभावशाली और कुख्यात डॉन थे। हाजी मस्तान, जिनका जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1926 में हुआ था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन माने जाते हैं। उन्होंने मुंबई में अपराध की दुनिया को नया आयाम दिया और इसे ग्लैमर के साथ जोड़ दिया। हाजी मस्तान को सफेद सूट पहनना, मर्सिडीज में सवारी करना और विदेशी सिगार पीना पसंद था। उन्होंने वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे बदमाशों को आगे बढ़ाने में मदद की। करीम लाला का जन्म अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1911 में हुआ था। वे मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बड़े और कद्दावर डॉन थे, जिनका व्यापार तस्करी, जुआ, शराब आदि में था। करीम लाला को हाजी मस्तान असली डॉन मानते थे और उनका मुंबई में बहुत प्रभाव था। तीनों, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार, ने मुंबई को 3 हिस्सों में बांटकर अंडरवर्ल्ड की सत्ता संभाली, जिसकी वजह से उनके इलाकों में आमतौर पर हिंसा कम होती थी। ये डॉन मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को समृद्धि और भय दोनों के साथ चलाते थे और उनका जमाना 1970 के दशक तक जारी रहा। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने गैंग डी की स्थापना 1980 के दशक में की, जो कि जल्द ही सबसे शक्तिशाली और संगठित अपराध सिंडिकेट में से एक बन गया। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे डॉन का प्रभाव था, लेकिन दाऊद ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने गैंग को एक व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क में बदल दिया, जो ड्रग्स, सोना, हथियारों की तस्करी और हवाला जैसे अपराधों में सक्रिय था। दाऊद ने अपने गैंग को केवल मुंबई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका विस्तार विदेशों तक कर दिया, खासकर दुबई और पाकिस्तान तक। डी कंपनी का ऐसा उभार हुआ कि ये मुंबई के अन्य गैंग्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध की धुरी बन गई। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया, लेकिन डी कंपनी का प्रभाव आज भी जीवित है। दाऊद के नेतृत्व वाली डी कंपनी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह बदलकर उसकी गाथा की नई इबारत लिख दी। दाऊद इब्राहिम ने 1980 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड की बढ़ती दबदबा को देखते हुए और पुलिस की नजरों से बचने के लिए भारत छोड़कर दुबई भागने का फैसला किया। उस वक्त पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका में दाऊद था। 1986 की एक रात पुलिस ने दाऊद के गैंग के मुख्यालय मुसाफिरखाना में छापा मारा, लेकिन दाऊद पहले से ही अलर्ट था और पुलिस के जाल में फंसने से पहले परिवार समेत भारत छोड़कर भाग गया। उसने बिना पासपोर्ट के दिल्ली से दुबई की फ्लाइट पकड़ ली थी, क्योंकि उसका पासपोर्ट क्राइम ब्रांच के पास था। दुबई पहुंचकर उसने अपने गैंग डी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना शुरू किया और वहीं से कई बड़े अपराधों की योजना बनाई, जिनमें 1993 के मुंबई बम धमाके भी शामिल थे। दुबई से बाद में वो पाकिस्तान चला गया, जहां वो आज भी छिपा हुआ माना जाता है और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का संरक्षण प्राप्त है। डी कंपनी का नेटवर्क एक विशाल और जटिल आपराधिक संगठन है, जिसे दाऊद इब्राहिम ने स्थापित किया और इसे मुंबई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया। डी कंपनी तस्करी, हवाला, ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई, नकली मुद्रा, फिरौती, मानव तस्करी
और अवैध कारोबारों में सक्रिय है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डी कंपनी को एक आतंकवादी नेटवर्क बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। डी कंपनी का तस्करी नेटवर्क विशेष रूप से सोने की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की डीलिंग में शामिल है। इसके अतिरिक्त डी कंपनी हवाला सिस्टम के जरिए अरबों रुपए का अवैध लेन देन करती है, जिससे ये आर्थिक अपराधों में भी गहरी पकड़ रखता है। पाकिस्तान में दाऊद के करीबी हाजी सलीम जैसे प्रमुख स्तंभ ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का संचालन करते हैं, जिन पर कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां नजर रखती हैं। डी कंपनी ने आतंकवादी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ गठजोड़ करके अपनी पहुंच और शक्ति को और बढ़ा लिया है। आज भी डी कंपनी का नेटवर्क कई देशों में फैल चुका है और ये एक न केवल अपराध बल्कि आतंकवादी नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। 1993 के मुंबई बम धमाके की पृष्ठभूमि उस समय के मुंबई दंगों में निहित है। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों ने पूरे शहर को अशांत कर दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और व्यापक तबाही हुई। इस तनावपूर्ण माहौल का फायदा उठाते हुए दाऊद इब्राहिम और उसके साथी टाइगर मेमन ने दिल्ली और मुंबई में 12 मार्च 1993 को एक संगठित बमबारी की साजिश रची। इस बम धमाके में कुल 13 जगहों पर सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए, जिनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, माहिम कॉजवे, काथा बाजार, होटल जुहू सेंटर सहित कई भीड़ भाड़ वाली जगह शामिल थी। इस हमले में लगभग 257 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला दंगों का बदला लेने के लिए नियोजित था, जो कि एक कड़वी राजनीतिक और सामाजिक साजिश साबित हुआ। हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जिसने पाकिस्तान में बैठकर इस योजना को अंजाम दिया। आतंकी और गिरोह से जुड़े इस हमले ने मुंबई और पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस मामले की जांच में कई आतंकवादियों और अपराधियों को दोषी पाया गया, जिसमें याकूब मेमन को फांसी की सजा भी सुनाई गई। हमारा देश इस घटना को भुला नहीं पाया और ये मुंबई के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। दाऊद इब्राहिम का 1993 के मुंबई बम धमाकों में कथित तौर पर प्रमुख मास्टरमाइंड का रोल था। इसे कई जांच रिपोर्टों, खुफिया सूचनाओं और अदालतों में मान्यता मिली है कि दाऊद ने इस सिलसिलेवार बम धमाके की योजना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा की मदद से बनाई और उसे अंजाम दिया। आरोप है कि उसने विस्फोटकों, हथियारों और प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई और धमाकों में शामिल आतंकियों को धन और संसाधन मुहैया करवाए। धमाकों का उद्देश्य 1992 के मुंबई दंगों का बदला लेना था, जब शहर में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। इस हमले में करीब 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। दाऊद धमाकों के बाद दुबई से पाकिस्तान चला गया, जहां उसे ISI का संरक्षण मिला। भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दाऊद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। बावजूद इसके दाऊद की पकड़ अभी तक नहीं हो सकी है और वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में सबसे बड़े अपराधियों में शुमार है। किसी भी महिमा मंडन या प्रशंसा के बिना उसका ये रोल एक घोर अपराधी और आतंकवादी का है, जिसने मुंबई शहर को आतंकित करके युवा पीढ़ी को प्रभावित किया और भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरों में डाला। CBI और इंटरपोल दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। CBI ने 1993 के मुंबई बम धमाकों सहित कई संगठित अपराध मामलों में दाऊद और उसकी डी कंपनी के सदस्यों के खिलाफ गहन जांच की है और आरोप पत्र दाखिल किए हैं। CBI ने 2005 में डी कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दाऊद के करीबी रिश्तेदारों की गवाही भी शामिल थी। इसके अलावा ED प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद के नेटवर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी के मामले में छापामारी और जबरदस्त कार्रवाई की है। इंटरपोल ने भी दाऊद को विश्व के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में रखा हुआ है और कई बार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हुए हैं। दाऊद के करीबी और सहयोगी भी पिछले वर्षों में गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि
दाऊद का ठिकाना आज तक पता नहीं चल पाया है। सीबीआई और अन्य एजेंसियां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और उसके अवैध नेटवर्क पर लगातार नजर रखती है। दाऊद इब्राहिम को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया गया है। 2003 में भारत और अमेरिका की सरकारों ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। भारत सरकार ने दाऊद के सिर पर बड़ा इनाम रखा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने भी रेड नोटिस जारी की है। वो इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और उस पर लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। दाऊद पर 1993 के मुंबई बम धमाकों, 2008 के मुंबई हमलों, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी, अवैध धन शोधन और आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग जैसे संगीन अपराधों का आरोप है। उसके नेटवर्क ने भारत और विश्व के कई हिस्सों में दहशत और अपराध फैलाया है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के बीच भी दाऊद का नाम चर्चा में रहता है, क्योंकि माना जाता है कि वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहां की खुफिया एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चल रही कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी आज भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसकी गिरफ्तारी ही न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। दाऊद इब्राहिम का विदेश में रहना हमेशा से एक रहस्य और चर्चा का विषय रहा है। उसने 1980 के दशक में दुबई को अपना ठिकाना बनाया था, जहां से उसने अपने अपराधी नेटवर्क का प्रबंधन किया। बाद में उसकी गतिविधियां पाकिस्तान के कराची शहर की ओर मुड़ी, जहां उसके कई आलीशान ठिकाने मौजूद हैं। कराची में दाऊद के 2 मुख्य ठिकाने हैं। क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगलो, जो उसका स्थायी निवास माना जाता है, और डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37। इसके अलावा कराची के कुछ अन्य इलाकों में भी उसके नाम पर संपत्तियां हैं, जिनमें कयूमाबाद का एक विला भी शामिल है। ये इलाके हाई सिक्योरिटी जोन है, जिन्हें पाकिस्तानी रेंजर सुरक्षा प्रदान करते हैं। दाऊद की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ महजुबीन के साथ कराची में निवास करते हुए वो बार बार दुबई की भी यात्रा करता रहता है। रिपोर्टों के अनुसार दाऊद ने पाकिस्तान में एक दूसरा निकाह भी किया है। भारत की खुफिया एजेंसियों को दाऊद की आवाज और कॉल डिटेल्स तक मिल चुकी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो कराची में सक्रिय है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार उसे हमेशा छुपाने और इनकार करने में लगी रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार दाऊद को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है और वहां से ही वो विश्व भर में अप्राकृतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहा है। दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसी के साथ गहरा रिश्ता माना जाता है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से उसकी सुरक्षा पूरी तरह से आईएसआई के संरक्षण में है। भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार आईएसआई ने दाऊद को पाकिस्तान में सुरक्षा, आश्रय और राजनीतिक संरक्षण दिया है, ताकि वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसके बदले में दाऊद अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा आईएसआई को देता है, जो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है। आईएसआई और दाऊद के बीच एक सौदा है, जिसमें दाऊद को पाकिस्तान में मानद अतिरिक्त जनरल का दर्जा भी दिया गया है। यह रिश्ता केवल सम्मान का नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का भी है। इसके तहत दाऊद का नेटवर्क आतंकवादी संगठनों जैसे अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के लिए भी काम करता है। भारतीय एजेंसियों ने कई बार इस कनेक्शन को उकेरा है और दावा किया है कि आईएसआई दाऊद के खिलाफ सबूत होने के बावजूद उसे छुपाती है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का नेटवर्क न केवल अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, बल्कि खालिस्तानी गिरोहों और आतंकवादी समूहों के साथ भी उसके संबंध है, जिन्हें भी आईएसआई समर्थन देती है। इस संयुक्त नेटवर्क ने भारत में कई आपराधिक और आतंकवादी घटनाओं को जन्म दिया है। यह रिश्ता भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम के परिवार में उसके भाई अनीस इब्राहिम और बेटे मोइन इब्राहिम महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अनीस इब्राहिम दाऊद की डी कंपनी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और डी कंपनी के कई मामलों में उनका नाम आता है। अनीस को एक खतरनाक और खूंखार शख्स माना जाता है,
जो ड्रग्स तस्करी, हथियार सप्लाई और जबरन वसूली जैसे गैरकानूनी कामों में सक्रिय है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी उनके ऊपर नजर रखती है और उन्हें वांटेड आरोपी के तौर पर मान्यता दी गई है। दूसरी ओर मोइन इब्राहिम दाऊद का इकलौता बेटा है, जो अपने पिता के काले कारोबारों से अलग होकर मौलाना बन चुका है और अब एक मस्जिद में हाफिज कुरान की जिंदगी जी रहा है। मोइन ने अपने पिता के अवैध कार्यों से दूरी बना ली है और सामाजिक और धार्मिक जीवन में लिप्त है। दाऊद खुद भी अपने बेटे की इस राह से काफी आहत और अवसाद में है। परिवार में अनीस और मोइन दोनों ही अलग अलग राह पर हैं, जिनका दाऊद के गिरोह और परिवार की राजनीति पर गहरा प्रभाव है। दाऊद इब्राहिम का बिजनेस नेटवर्क बहुत व्यापक और जटिल है, जिसमें हवाला, रियल एस्टेट और सट्टेबाजी, बेटिंग जैसे कई अवैध और अर्धकानूनी कारोबार शामिल हैं। हवाला नेटवर्क के जरिए दाऊद अपनी काली कमाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जिससे वो अरबों रुपए को विदेशों जैसे दुबई और अन्य देशों में भेजता है। प्रवर्तन निदेशालय, एड और अन्य एजेंसियां इस हवाला नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी और जांच कर रही है। रियल एस्टेट कारोबार में दाऊद और उसके करीबी अरबों रुपए का निवेश कई देशों में करते हैं, खासकर भारत, यूएई और यूके में। मुंबई में भी उसके नाम कई प्रॉपर्टी, फ्लैट, होटल और रेस्टोरेंट हैं, जिनके जरिए वो अपने कारनामों की कमाई को सफेद करता है। सट्टेबाजी और बेटिंग भी उसके प्रमुख आय स्रोतों में से एक है। खासकर खेल सट्टेबाजी में उसका बड़ा कारोबार है। इसके अलावा ड्रग्स की तस्करी में भी डी कंपनी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसके तहत ड्रग्स की उत्पादन, आपूर्ति और वितरण होता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जैसे क्षेत्रों में उसके सहयोगी ड्रग्स का व्यापक कारोबार चलाते हैं। दाऊद के करीबी सलीम डोला जैसे लोगों को इस नेटवर्क का संचालन करने का काम सौंपा गया है। इस तरह दाऊद का बिजनेस नेटवर्क न केवल अवैध है, बल्कि कई देशों में फैला हुआ है और उसे नियंत्रित करने के लिए भारत समेत कई देशों की जांच एजेंसियां लगातार प्रयासरत है। दाऊद इब्राहिम की वर्तमान स्थिति में वो लगभग 69 वर्ष के करीब है और माना जाता है कि वो पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। उसकी सेहत ठीक नहीं बताई जाती और उसे कई बीमारियां घेरती हैं। इसके अलावा उसकी मौत की अफवाहें भी समय समय पर उभरती रही हैं, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं आता और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। भारत सहित कई देशों की एजेंसियां उसके आर्थिक नेटवर्क, ड्रग्स तस्करी और हवाला कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, एड ने उसके करीबी सहयोगी सलीम डोला के खिलाफ मुंबई में कई छापे मारे हैं, ताकि दाऊद के अवैध कारोबार को रोक सके। दाऊद के बेटे और सहयोगी भी इस काले व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर दाऊद इब्राहिम अब सक्रिय नहीं है, लेकिन उसका अपराधी नेटवर्क और धंधे आज भी कई जगहों पर सक्रिय हैं, जो उसे भारत और विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बनाए रखते हैं। उसकी मौत को लेकर जितनी भी अफवाहें, वे अभी तक अविश्वसनीय हैं और वो अपनी पूरी रणनीतिक चालाकी से छिपा हुआ है। भारत लगातार दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि का अभाव है। पाकिस्तान ने हमेशा ये स्वीकार करने से इनकार किया है कि दाऊद उनकी जमीन पर है, इसलिए प्रत्यर्पण में बाधा आती है। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को कई बार डोजर सौंपकर दाऊद के ठिकानों और अपराध की जानकारी दी है, परंतु पाकिस्तान इसे झुठलाता रहा है। इसके बावजूद भारत ने तहव्वुर राणा जैसे अन्य आतंकियों के प्रत्यर्पण में सफलता पाई है, जो उम्मीद जगाता है कि दाऊद इब्राहिम को भी संभवतः लाया जा सकता है। दाऊद के खिलाफ कई मामलों में अदालतों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और इंटरपोल की मोस्ट वांटेड सूची में भी उसका नाम है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां दाऊद के खिलाफ कड़ी नजर बनाए हुए हैं और वैश्विक सहयोग के तहत भी प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी है। दाऊद पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में कराची के क्लिफ्टन रोड
और डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी जैसे सुरक्षित ठिकानों से छिपा हुआ है और वहां पाकिस्तानी रेंजर्स और आईएसआई की मदद से सुरक्षित है। इसकी वजह से दाऊद का प्रत्यार्पण फिलहाल संभव नहीं हो पाया है, पर भारत इसे लगातार अगली प्राथमिकता बनाकर रखे हुए है। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क वर्तमान में भी सक्रिय है और इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। उसका नाम भले ही सीधे न सुनाई दे, लेकिन उसके करीबी और सहयोगी उनके अपराधी नेटवर्क को संभाल रहे हैं, खासकर ड्रग्स तस्करी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैरकानूनी कामों में। अक्टूबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय एड ने मुंबई में उसके करीबी ड्रग तस्कर सलीम डोला के नेटवर्क पर 8 जगहों पर छापामारी की है, जिससे दाऊद के आर्थिक तंत्र पर गंभीर चोट पहुंची है। इसके अलावा डी कंपनी से जुड़े लोग अभी भी भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिन्हा जैसे बड़े लोगों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि अंडरवर्ल्ड का दबदबा अभी भी बरकरार है। इसीलिए दाऊद का असर सीधे तौर पर शायद कम हो सकता है, लेकिन उसका गिरोह और नेटवर्क आज भी जीवित और खतरनाक स्थिति में है। दाऊद की बीमारी और उसकी छुपी हुई स्थिति के बावजूद उसका अपराधी नेटवर्क विविध तरीकों से सक्रिय है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस कारण भारत सरकार और जांच एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी और नेटवर्क को खत्म करने पर लगातार काम कर रही है। एक ऐसा इंसान जिसने नाम तो बनाया, लेकिन जिंदगी भगोड़े की तरह गुजारी, वो है दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। बचपन से ही उसके अंदर लग्जरी जीवन जीने की लालसा थी, जिसने उसे चोरी, डकैती और तस्करी की दुनिया में धकेल दिया। 7 साल की उम्र से उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। उसके पिता ने उसे खूब समझाने और पहली बार गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब दाऊद ने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा तो उसे घर से निकाल दिया गया। मुंबई के डोंगरी इलाके से शुरू हुआ उसका सफर धीरे धीरे एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक पहुंचा। उसने करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे स्थानीय डॉन को पीछे छोड़ते हुए डी कंपनी नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट बनाया। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना गया और इसके बाद से वो भारत से फरार पाकिस्तान में छिपा हुआ है। अपने जीवन में दाऊद ने एक भगोड़े की तरह गुजारा, लगातार छिपते रहना पड़ा। उसकी हरकतों ने मुंबई और भारत को आतंकित किया। वो कभी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं रहा और अक्सर उसकी मौत की अफवाहें फैलती रही। बावजूद इसके उसका अपराधी नेटवर्क आज भी सक्रिय है, जो उसके प्रभाव को दिखाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम ने एक बेहतरीन नाम बनाया, लेकिन उसका जीवन एक भगोड़े की तरह संकरी और खतरे में गुजरा, जो अंततः एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी छवि अपराध, आतंक और भय के पर्याय के रूप में जानी जाती है। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये पूछे जाने पर कि क्या वो आज जिंदा है, इस पर विभिन्न रिपोर्टें और अफवाहें हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों और सोशल मीडिया पर धारित अफवाहों के अनुसार दाऊद की सेहत नाजुक है और कुछ ने इसे मौत की खबरें भी बताया। हालांकि विश्वसनीय खुफिया सूत्रों और दाऊद के करीबी जैसे छोटा शकील ने इसकी पुष्टि की है कि दाऊद अभी जिंदा और स्वस्थ है। अफवाहों में यह भी कहा गया था कि उसे जहर दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये न्यूज़ पूरी तरह खारिज कर दी गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट की रुकावट को भी दाऊद से जोड़ने की कोशिश की गई, पर यह एक राजनीतिक कारण से हुई थी। इसलिए वर्तमान में दाऊद इब्राहिम के जिंदा होने की संभावनाएं अधिक मानी जा रही है और वो पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है। हालांकि वो पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक नजरों से दूर है और उसकी बीमारी और मौत की खबरें अफवाहों के समान ही हैं। ये कहना उचित होगा कि दाऊद इब्राहिम का अपराधी नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और वो स्वयं संभवतः गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, लेकिन जीवित है और कहीं न कहीं छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।